हमारी इकोनॉमी जो है इसका बेस खड़ा करने के लिए जिस दिशा में हमें सोचना होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो को भी हमको समझना होगा। एक समय हमारी 80% पॉपुलेशन ग्रामीण भारत में रहती थी और अभी 25 से 30% माइग्रेशन हुआ है जो शहरों में आई है। और इसका सबसे कारण यही है कि इम्बैलेंस बिटवीन रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड अर्बन इकोनॉमी। हमें स्वाभाविक रूप से हमने समझते हुए या न समझते हुए एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल इकोनॉमी को 47 के बाद निगलेक्ट किया गया और जिसके कारण हमारी समस्याएं और ज़्यादा जटिल बनी है। तो जल, जमीन, जंगल और जानवर ये हमारे रूरल इकोनॉमी के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं और उसी के आधार पर हमें काफ़ी कुछ सोचकर एक विजन के साथ काम करना होगा। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एक इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना होगा। एक्सेंट्रिक अप्रोच तैयार करके अगर हम एक जगह एक दिशा से चले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से देश का बहुत नुकसान हो। हमारा टारगेट बिल्कुल यही है कि डिकार्बनाइजेशन कैसे हो। प्रधानमंत्री जी ने भी ये टारगेट रखा है, पर इसका मतलब चलती हुई इंडस्ट्री को बंद कर देना ये उसका उपाय नहीं है। हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अब हमारी पावर में मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में पावर में हम थर्मल पावर को कर नहीं पा रहे क्योंकि कोई फाइनेंस नहीं करता। सोलर पावर हमारे बास्केट में 38% अभी है और हमारे देश में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हमने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के इसमें फॉरेस्ट और एनजीओज ने पैसे डाल के बंद करके रखे हुए 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी उसी हालत में है और आने वाले 2-3-4 साल में पावर शॉर्टेज शुरू हो गया है और पावर ही नहीं होगी तो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे खड़ी होगी, गरीबी कैसे दूर होगी, एक्सपोर्ट कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो सभी बातों को एक इक्विलिब्रियम उसका मेंटेन करके सोचना होगा। एक्सेंट्रिक अप्रोच में वन साइड अगर जाएंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा और इसलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए हमारी कमिटमेंट स्वाभाविक भी है, कठोरता से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना है और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें उसकी उपाय योजना ढूंढनी होगी। मैं वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन की बात नहीं करूँगा, एयर पोल्यूशन की बात करूँगा। एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूशन सबसे बड़ा है वो हमारे फॉसिल फ्यूल के कारण 40% ऑफ एयर पोल्यूशन हम फेस कर रहे हैं। अब ये स्वाभाविक रूप से हमारे देश में ग्रीन फ्यूल निर्माण हो सकती है क्या, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, ये सब इसका फोकस और इसकी नीतियों के बारे में काफ़ी गंभीरता से सोचना होगा। शर्मा साहब यहाँ है तो निश्चित रूप से वो ONGC, इंडियन ऑयल, पेट्रोलियम कंपनीज, इनकी भी काफ़ी कोशिशें चल रही है। तो पहली बात यह है कि हमारे देश में हम इसके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, इसको हम कैसे इंकरेज कर सकते हैं, ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और इसलिए पहली बार सरकार ने, मैं 2004 से इस बात को कहते आया हूँ, ब्राज़ील में गया था अटल जी की सरकार की तब से, और तब से हम कह रहे पर शायद हमारे कहने में कमी होगी पर हम कन्विंस करने के लिए देरी लगी। आज हमारे देश में 450 करोड़ इथेनॉल तैयार हुआ है और पेट्रोल में हमने 20% डालने का तय किया है, पर अभी हमारे देश में 20% डालना है तो 1000 करोड़ लीटर चाहिए, उतना ही हमारे पास नहीं है। अब पॉलिसी बनाने के लिए जाते हुए हमने कहा कि पेट्रोलियम कंपनी जैसे PPA होता है, पावर परचेस एग्रीमेंट होता है, वैसे इथेनॉल परचेस एग्रीमेंट करेंगे। हमने सुझाव दिया, हमें क्या पता कि हमारा सुझाव हमारे गले में लगते हैं। तो अभी ये हुआ कि जो नॉन सीरियस प्लेयर थे उन्होंने MOU कर दिया। अब वो कहते कि अब कोटा खत्म हो गया, तो ना प्रोडक्शन बढ़ रहा, ना उतना जितना चाहिए उतना, ना इंडस्ट्री आ रही है।
फिर बहुत अच्छी बात मैं डॉक्टर JP गुप्ता का अभिनंदन करूँगा कि एक बार मैंने उनको कहा कि भाई मोलाइसिस से, शुगर के जूस से, दिए हुए मोलाइसिस से जब इथेनॉल बनेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें से काफ़ी पोल्यूशन की समस्या है, क्योंकि विशेष प्रकार से जो प्रोसेसिंग के बाद जो स्पेंट वॉश निकलता है उसके लिए बॉयलर डालना पड़ता है और वो जलाकर उसमें पोटैश निकलता है। अब वो हम देश में पोटैश इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये स्पेंट वॉश जलाने के अगर 100-150 प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो इथेनॉल भी बनेगा और ऊपर से पोटैश मिलेगा। पोटैश हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना निकलेगा। अब स्वाभाविक रूप से मैंने जब उनको कहा कि फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की हमने अनुमति दी है, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, तो उस समय मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इससे तो कोई पोल्यूशन का समस्या होती नहीं, इसको आप जल्दी क्लियर करके इसकी पॉलिसी बनाई। और उन्होंने, उनके नेतृत्व में उस समय जो फूड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाने की बात थी उसको लगभग उन्होंने मुक्त कर दिया और उसके कारण काफ़ी राहत मिली। अब पहले फूड वर्सेस फ्यूल यही झगड़ा चला। तो जब पहली बार 4 साल पहले कैबिनेट में नोट आई तो मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। एक पुराने बहुत विद्वान अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं, क्या डॉक्टर केड़कर, उन्होंने उसके ऊपर फूड वर्सेस फ्यूल उनका किताब भी लिखा है, उसका आर्गूमेंट करते थे। तो आज हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि शुगर सरप्लस, अभी शुगर की रिक्वायरमेंट है 280 लाख टन हमारे देश में और हमारी प्रोडक्शन है 340 लाख टन। ब्राज़ील में शुगर का भाव 22 रुपये है और हमारे देश में मिनिमम 32 रुपये है। ये साल ब्राज़ील में ड्रॉट था, हमारी शुगर एक्सपोर्ट हो गई, हमको अच्छा हुआ। पर इस देश में पूरी वेस्टर्न यूपी, बिहार कुछ प्रमाण में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसकी रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी 186 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें गन्ना उत्पादक किसान है। और वहाँ प्रॉब्लम ये है कि शुगर मिल बंद पड़ रही है क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऐसी कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती कि 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खर्चा कर ले लो और 90 रुपीज़ का फिनिश प्रोडक्ट बेचो तो कोई प्रॉफिट में आएगा नहीं। तो शुगर इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स बिगड़ गया है, इसलिए इथेनॉल के कारण उनको राहत मिली और किसानों को पैसे मिले। तो आज स्थिति ऐसी हुई कि हमारे देश में हमने इथेनॉल डिमांड किया है और अभी इथेनॉल के लिए शुगर सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है। अभी कॉर्न की प्राइस MSP जो थी उससे 400 रुपये सस्ता लोग बेच रहे थे क्योंकि उसको कीमत नहीं थी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में सब प्राइजेस अब वर्ल्ड लेवल पर निश्चित होगी, हमारे हाथ में नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, वीट सरप्लस, अब कभी कभी ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हो जाता है। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो हमारा गेहूँ चला गया। फिर कोविड में हमने बड़े प्रमाण पर बांट दिया क्योंकि हमें गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं थी। कहीं आप स्टडी करोगे तो इसलिए आज ये देश की ज़रूरत है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता भी बनने की उसकी क्षमता है।